हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। इसके पहले की वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 1 प्रोबेबिलिटी का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया, पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया था। अभी हम यहाँ से इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम सीधा क्वेश्चन पे ही स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, स्टेट द रिलेशन बिटवीन मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, मैं आगे बढ़ूं उसके पहले मैं कुछ चीजें और बता देता हूँ जिससे आपके मन में क्लियर रहे कि जो चीजें आप देख रहे हो वो आपके काम की है या नहीं है। देखो, चैप्टर नंबर 2 में मैंने नॉट चैप्टर नंबर 2 मैंने पूरा स्टेट्स का आईएमपी आपको प्रोवाइड किया था। तो उस आईएमपी में जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने कंसिडर किए हैं। रीजन ये है कि वो सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर्स के हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बस मेन ध्यान रखना कि जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन बताता हूं उनको एटलीस्ट एनी हाउ, चाहे आप खुद से करो चाहे जैसे करो, बट एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि बोर्ड में हाई चांसेस होते हैं कि कई बार पूरा का पूरा पेपर वो उठा के पुराना वाला दे देते। अभी आप ये वीडियो देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि कई बार ऐसा होता है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है वो समझते हैं। अब यहां पे बोला है कि हमें रिलेशन बताना किसके बीच में, मीन एंड वेरिएंस के। तो मीन और वेरिएंस का रिलेशन डिसाइड करना है, अगर आपको एक्सप्लेन करना है। वैसे तो है ये 1 मार्क्स का, कि क्वेश्चन नंबर 16 है, सेक्शन बी का क्वेश्चन है ये। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, तो आपको ज्यादा डिटेल नहीं जाना होता, बट आपको कुछ बेसिक पता होना चाहिए। और बेसिक क्या है मैं आपको वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आप प्रॉपर्टीज देखो ना, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक बात आपको याद रखना है कि एनी हाउ आपका ये जो प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट होना जरूरी है। ये वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज में से मान के चलो कि 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो कंफर्म होंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो क्या है, ये देखो। फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेरिएंस। याद रखना है, मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेरिएंस। अब यही रिलेशन हमें एक्सप्लेन करना है, तो यहां पे देखो मैंने सिंबल के तौर पे लिखा है मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस, लेकिन हमें ये नहीं बताना, हमें क्या लिखना है, मीन डिवाइडेड बाय वेरिएंस इज इक्वल टू क्यू। अच्छा, ये यहां पे आप देखोगे तो यहां पे थोड़ा सा उल्टा कर दिया मैंने। यहां पे क्या होगा, वेरिएंस डिवाइड बाय मीन होगा। अब वो कैसे होगा, इधर देखो, यहां पे जो मैंने लिखा मीन डिवाइड बाय वेरिएंस, ये आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, मीन बड़ा है ना, तो जो आपको पता है जब हम उसको फ्रैक्शन में लिखते हैं तो जो बड़ी वैल्यू होती है वो यहां पे आती है, यानी लार्जर वैल्यू जो होती है वो डिवाइड में होती है और स्मॉलर वैल्यू जो होती है वो ऊपर होती है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा, वेरिएंस डिवाइडेड बाय मीन। क्लियर है इतना, ये आपको ध्यान रखना है कि वेरिएंस डिवाइडेड बाय मीन। अच्छा, इसके अलावा अगर सिर्फ इतना लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको पूरा लिखना होगा। तो वेरिएंस की वैल्यू क्या होती है, एनपीक्यू, और मीन की वैल्यू क्या होती है, एनपी। अब आपका एनपी और एनपी कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, क्यू। इसका मतलब ये होगा कि इनकी रिलेशन पे से ये डिसाइड होता है कि हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू क्यू मिल जाएगा। अच्छा, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजन है कि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आता है। अभी हम आगे के पेपर में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको सॉल्व करना होता है। दूसरी बात याद रखना है कि ये वाला जो है वो मिस्टेक है, इसलिए मैंने कट कर दिया और यहां पे मैंने सॉल्यूशन लिखा है कि वेरिएंस डिवाइडेड बाय मीन। इसका सॉल्यूशन आप याद कैसे रखोगे, स्मॉल वैल्यू ऊपर आती है, लार्ज वैल्यू क्या आती है, डिवाइड में आती है। क्लियर है इतना। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अ डाइस इज रैंडमली टॉस्ड 2 टाइम्स, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग बोथ द टाइम्स ऑन द डाइस। अच्छा, अब इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है कि कई बार कैसा होता है। अभी देखो यहाँ पे तो आपको पता है कि हम कौन से चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, तो माइंड में बहुत ही क्लियर है कि चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं तो हमें उसके हिसाब से सॉल्व करना है। बट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब यही क्वेश्चन सर बोर्ड में आएगा तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि चैप्टर नंबर 1 का है या चैप्टर नंबर 2 का है। देखो, चैप्टर नंबर 1 वाले क्वेश्चन में आपको कभी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड यूज नहीं करेगा, वो सिर्फ क्या वर्ड यूज करता है, प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर आप चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन सोल्व करें तो वहां पे एक और एक्स्ट्रा वर्ड आ जाएगा और वो क्या आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन। यानी किसी भी प्रोबेबिलिटी के आगे अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड मेंशन है तो आप समझ जाना कि वो चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। और चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। कैसे है वो समझते हैं। सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन में लिखा है, अ डाइस इज रैंडमली टॉस्ड 2 टाइम्स। तो आपको याद होगा मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी ये समझाया था कि जब हमें डाइस को टॉस करना होता है तो उसका जो रिजल्ट होता है वो हम किस तरीके से डिनोट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट, जो आपका रिजल्ट होता है उसके स्क्वायर में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ डाइस या नंबर ऑफ टाइम्स, यानी जो भी होगा। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेंशन है 2 टाइम्स, तो टाइम है तो टाइम लिख देना, डाइस तो डाइस कर देना है। तो 6 स्क्वायर करोगे तो ये आपका आंसर कितना होगा, 36, जो यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। अच्छा, अब दूसरी बात आ जाती है कि जो अब हम सॉल्यूशन करेंगे, अब देखो 2 डाइस है तो आपको पता है दोनों डाइस में जो मिनिमम नंबर होता है वो 1 होगा और जो मैक्सिमम नंबर होगा वो क्या होगा, 6 होगा, यानी 1 से 6 के बीच में आ रहा है। लेकिन जब हम दोनों डाइस टॉस करते हैं तो दोनों डाइस टॉस करने पे एक में
एक वैल्यू आएगी और एक में दूसरी वैल्यू आएगी, तो उसका प्रेजेंटेशन करके दिखाना होगा। प्रेजेंटेशन करके दिखाओगे तो सॉल्व करना आसान होगा। अब कैसे ये इसमें सॉल्यूशन आगे कैसे करना है, तो वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा सम ऑफ द नंबर्स। तो याद होगा मैंने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया था, जब भी सम वाला आएगा तो आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना होगा। इस तरीके से प्रेजेंट करने का बेनिफिट ये है कि आपको सम करने की जरूरत नहीं है, बस आपको नंबर्स लिख देना है, ऑलरेडी आपका ये सम किया हुआ है, आपको ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना होता है। तो इसका लिखना कैसे होता है कि जनरली जो हम लिखते हैं ना 1 1, फिर ऐसे 1 2 1 3, तो बस याद रखना है कि जब हम इसको इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में लिखते हैं तो हॉरिजॉन्टल में ना लिखे हमें वर्टिकल में लिखना होता है। तो ये 1 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 3 1 4 1 5 1 6, इन सेम वे आपको सारा लिखना है। बस याद रखना है प्रेजेंटेशन इसका कैसे करना, वही इंपॉर्टेंट है। अब इसके प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ बातें याद रखनी है। याद ये रखना है कि हमेशा पहली लाइन में क्या रख लेना है, गैप। फिर उसके बाद दूसरी वाली वैल्यू स्टार्ट करना, 6 तक जाना है। फिर जब नेक्स्ट वाली वैल्यू शुरू करोगे तो उसके बीच में भी क्या रख देना है, गैप। यानी फर्स्ट वाली लाइन को हम लोग को क्या करना है, लीव कर देना होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला स्टार्ट होगा, वो भी 6 तक जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाली लाइन में हमें क्या रख देना है, गैप रख देना है, अगेन करना है। तो इस तरीके से पूरा हमें 6 6 तक करना होगा। अब इसका जो टोटल है, फर्स्ट वाले का 2 होगा, सेकंड वाले का 3, थर्ड वाले का 4, 5 6 7 8 9 10 11 और 12। क्लियर है इतना? ये अच्छा, इतना सॉल्व करके आ गया तो आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं है। हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब उसको सॉल्व कैसे करना होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा आगे आओ। तो यहां पे देखोगे अगर, तो यहां पे आपको x लिखना होगा, आपको px लिखना होता है। ठीक है, क्या लिखना होगा आपको, x एंड px। तो यहां पे x एंड px कैसे डिसाइड होगा उसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहां पे याद रखना है कि जो हमारा x है वो है हमारा आंसर, मतलब जो सम करने के बाद टोटल आया है वो है हमारा आंसर। और दूसरा जो है वो है p ऑफ x। तो p ऑफ x का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि वो कितनी बार आया है। तो मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, यहां पे देखो फर्स्ट वाला कितना है, 2, और 2 कितनी बार आया है, एक बार। 3, उसके बाद 3 कितनी बार आया है, 2 बार। फिर यहाँ पे कितना है टोटल, 4, और ये कितनी बार आया है, 1 2 3। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका 5, और ये कितनी बार आया है, 1 2 3 और 4। तो फायदा क्या होता है इसका ऐसे सॉल्व करने का, कि आपको सारे आंसर जो है वो बहुत क्लियरली मिल जाते हैं। तो बस अब आपको करना क्या है, आपको लिख देना 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपको यहां तक लिख देना है। और उसके बाद 2 का जो आंसर है वो क्या, 1/36। क्वेश्चन है 1/36 कैसे हुआ, क्योंकि जो आपका ये टोटल रिजल्ट है वो कितना है, टोटल 36। अब उसमें से 2 का टोटल कितनी बार है, सिर्फ एक बार। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/36। और उसके बाद आपका नेक्स्ट है 3 का टोटल कितनी बार है, 2। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, 2/36। तो यहां पे देखो सेम वही लिखा हुआ है, 2 का आंसर है 1/36, 3 का आंसर है 2, 4 का आंसर है 3, 5 का आंसर है 4, 6 का आंसर है 5, 7 का आंसर है 6, 8 का आंसर है 5, 9 का 4, 10 का 3, 11 का 2 एंड 12 का 1। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको एग्जैक्टली इसमें से बस काउंटिंग करके कॉपी पेस्ट करना है। क्लियर है इतना? काउंटिंग करके कॉपी पेस्ट करते जाओ, आपका आंसर बन गया। ये मिल गया आपको x और ये मिल गया आपको px। ठीक है, अब इसमें हमें बोला है कि यहां पे हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग बोथ द टाइम्स ऑन द डाई। तो अब अगर हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड यूज कर रहा है और एक्सपेक्टेड वैल्यू बोल रहा है, इसका मतलब ये हमें मीन फाइंड आउट करना होता है। और मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x इंटू पी एक्स। क्या होता है, x इंटू px। आप सिंपल वर्ड में याद रखोगे कि जो आपका वेरिएबल होगा, जो आपका प्रोबेबिलिटी होगा, इन दोनों का आपस में हमें क्या कर देना होता है, मल्टीप्लीकेशन। और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो आएगा उसको बस हमें क्या करना होता है, उसका टोटल। अब मल्टीप्लीकेशन करने जाओगे, सबके डिवाइड में 36 है, वो तो क्लियर है, बस ऊपर से मल्टीप्लाई करते जाओ। सो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 4 20, 6 इंटू 5 30, 7 इंटू 6 42, 8 इंटू 5 40, 9 इंटू 4 36, 10 इंटू 3 30, और उसके बाद 11 इंटू 2 22, 12 इंटू 1 12। तो इस तरीके से आपका टोटल हो गया। अब आपको ध्यान क्या रखना है, बस हमें मतलब सॉरी मल्टीप्लाई हो गया, अब हमें इनका क्या कर देना है, टोटल। अब टोटल करने की बात, टोटल कैसे करना है वो देखो। तो 2 + 6 + 12, ये दिख रहा है ना ऊपर वाली वैल्यूज, ये देखो 2/36, 6/36। अब आपका जो डिनोमिनेटर है वो सब में सेम है, तो डिनोमिनेटर सब में सेम है, तो बस हमें क्या कर देना, सबका टोटल कर देना। आप सबका टोटल कर दोगे तो आपका वैल्यू मिल गया। अच्छा, एक बात और ध्यान रखो कि इस वाले क्वेश्चन में हमें हाफ सॉल्व करना है। हाफ कैसे सॉल्व करना है मैं आपको दिखाता हूं बुक में जो क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा।
अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, आपको रीजन क्लियर होगा। ये सेम क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है वो देखो। लेट एक्स डिनोट द मैक्सिमम इंटीजर अमॉन्ग द आउटकम्स ऑफ टॉसिंग टू डाइस। जो वर्ड है बस वही चेंज किया हुआ है। साइमल्टेनियसली ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल एक्स। हमारा जो क्वेश्चन है वो इतने, मतलब ये हमें नहीं बोला है। अब समझना मैं ये आपको क्यों समझा रहा हूं। हमें क्या पूछा है, ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल। हमें सिर्फ बोला है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, मैंने आपसे बोला कि अगर आपको बोलता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, मैंने आपको ये भी वर्ड यूज किया है कि अगर आपसे पूछता है एक्सपेक्टेड वैल्यू तब आपको फाइंड आउट करना होता है मीन। ठीक है, अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा तो हमें मीन फाइंड आउट करना होता है। मीन का मतलब क्या हो गया, फॉर्मूला दोनों का मल्टीप्लिकेशन। बट हमें क्वेश्चन में, अगर आप हमारा क्वेश्चन देखोगे जो बोर्ड में पूछा हुआ था, हमारा जो क्वेश्चन है ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है, और सेक्शन सी में जो है वो सिर्फ 2 मार्क्स का आता है। अब आपको पता है जब 2 मार्क्स का आएगा तो ज्यादा लेंथी नहीं पूछेगा। अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे कहीं भी एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है। मैं आपको मार्वल का, नॉट मार्वल एक्चुअली, जो प्रीवियस पेपर है मैं वो आपको उसमें भी दिखा देता हूं। ये देखो, अ डाई इज रैंडमली टॉस, यहां पे सिर्फ वर्ड यूज किया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर कहीं भी एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखा नहीं है। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखा नहीं मतलब ये हुआ कि अगर हम मीन नहीं भी फाइंड करेंगे तो भी हमें चलेगा। मैंने आपसे बहुत क्लियर बोला कि एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा तो हमें मीन फाइंड आउट करना होता है। बट हमारे क्वेश्चन में है एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये टेबल बना के छोड़ दोगे तो भी आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। और अगर यही क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड मीन आ जाएगा तो पूरा मल्टीप्लीकेशन करना है और पूरा इसका क्या कर देना है, इसका टोटल करना है। और टोटल कब करना होगा, जब एक्सपेक्टेड मीन होगा। अब जैसे जो हमारे बुक में क्वेश्चन है उसमें मीन भी है और हमारे इसमें क्या है, वेरिएंस भी, मतलब एक स्टेप ज्यादा फाइंड आउट करना है। अब मीन और वेरिएंस कैसे फाइंड करना हो वो तो आपको क्लियर हो ही गया है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमें वैल्यूज बस लिख के छोड़ देना है। क्लियर हुआ इतना, तो आपके 2 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल अभी चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल इज एज फॉलोज। अब ये एक क्वेश्चन है, यहां पे मेंशन है x + 3 डिवाइडेड बाय 10। ये हमें क्वेश्चन दिया कि p ऑफ x इज इक्वल टू x + 3 डिवाइडेड बाय 10 वेयर x इज इक्वल टू -2 1 2। हेंस कैलकुलेट ex मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। ये हमें फाइंड आउट करना होता है। तो अभी हमें इसको कैसे सॉल्व करना होगा उसको समझना। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब आपको इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है, और हाई चांसेस है कि एक क्वेश्चन आपका ऐसा बोर्ड में आता ही आता है, चाहे वो सी एक्स करके लिखा हो या चाहे पी ऑफ एक्स करके लिखा हो, वैल्यूज होंगी और एक वैल्यू आपको पुट करने वाला आएगा ही। अब उसमें करना क्या होता है कि जो यहाँ पर x की वैल्यूज होती हैं वो x की वैल्यूज को हमें यहाँ पे x के प्लेस पर रखना होता है। सो x + 3 है तो x + 3 में पहले -2 है तो यहाँ पे x की जगह पे -2 रखो। तो -2 + 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे करोगे तो 1/10। दूसरा क्या है, 1 है तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। फिर नेक्स्ट क्या है आपका 2। सो 2 + 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी आया 1/10 4/10 एंड 5/10। अब इसको आपको याद रखना है, ये बॉक्स बना के लिखना कंपलसरी है। अगर आप बॉक्स बना के नहीं लिखते हो इसमें, वैसे तो मैंने कहीं पर भी नहीं बोलता कि आप इस तरीके से बॉक्स बनाओ, फॉर्मेट बनाओ, लेकिन जहां जरूरी है वहां करना पड़ेगा। और आपका प्रेजेंटेशन ही, मैंने आपसे कहा अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रेजेंटेशन। तो ये बॉक्स अगर आप नहीं बनाते तो हाई चांसेस है कि आपके मार्क्स कट कर लेंगे। अगर जो टीचर्स है वो नहीं चेक करेंगे और मतलब कट नहीं करेंगे तो कोऑर्डिनेटर कट कर लेगा। तो कोऑर्डिनेटर कट करे उससे बेटर है कि आप खुद एक बार चेक कर लो उसको। तो करना क्या है, x की वैल्यूज लिखना है -2 1 into, और नीचे p ऑफ x की वैल्यू लिखना है 1/10 4/10 एंड 5/10। अच्छा, अब इसके बाद इसमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, इसमें फाइंड आउट करने के लिए e ऑफ x, और e ऑफ x का मतलब मैंने क्या बताया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। एक्सपेक्टेड वैल्यू x का मतलब क्या बताया था मैंने, मीन। मैंने अभी कुछ देर पहले ही ऊपर बताया कि एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या होता है, मीन होता है। मतलब हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, मीन भी फाइंड आउट करना है। और मीन के लिए मैंने क्या बोला, बस आपको याद रखना है एक्स और पी एक्स का क्या कर देना आपस में मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो मल्टीप्लीकेशन करने जाओगे तो 2 into 1/10 तो -2, 4 into 1 तो 4/10, 5 into 2 यानी 10/10। अब सबको प्लस कर दो। अच्छा, सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो ऊपर वाला फटाफट प्लस हो जाएगा। 10 + 4 कितना हो गया 14, और ये -2, 14 में से -2 गया तो कितना हो गया 12/10, यानी ये 1/2। तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर हुआ इतना। तो ये है आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन की कैसे आपको सॉल्व करना होता है। और याद रखना है कि ex जहां पर भी मेंशन होगा वो एक्चुअली में क्या फाइंड आउट करना है, आपको मीन फाइंड आउट करना है। मीन का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। और मीन फाइंड आउट करने के लिए आपको याद रखना है x into p of x का क्या करना होता है, मल्टीप्लीकेशन। फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो यहाँ पे 38 नंबर है जो क्वेश्चन मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, तो फिलहाल यहाँ पे 38 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ये रहा 38 नंबर में लिखा है, अ पर्सन हैज केप्ट 4 कार्स टू रन ऑन रेंट। एक पर्सन है, एक इंसान है, उसके पास कितनी कारें हैं? 4। अब यहां पे ध्यान से सुनना, अगर 4 है तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 4। फिर आगे क्या मेंशन है? द प्रोबेबिलिटी दैट एनी कार इज रेंटेड ड्यूरिंग द डे इज 0.6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 1 बट लेस देन 4 कार्स आर रेंटेड। अब इसमें समझना क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 1 कार बट लेस देन 4 कार्स आर रेंटेड ड्यूरिंग अ डे। अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, सर हम P क्या एज्यूम करें और Q क्या एज्यूम करें? तो याद रखना है, हमें ये देखना है कि हमारा सक्सेस क्या है। क्वेश्चन है सर सक्सेस का मतलब क्या होता है? हम जो चीज ढूंढना चाहते हैं वो होता है हमारा सक्सेस। जैसे मूवीज में अगर आपने देखा होगा कि पुलिस वाले मर्डरर को ढूंढ रहे हैं, तो मर्डरर को ढूंढना वो उनका क्या हो गया? सक्सेस हो गया। मर्डरर नहीं मिला तो वो उनका क्या हो गया? फेलियर हो गया। अब जैसे उसमें विलन होता है, विलन का सक्सेस क्या होता है? हीरो को मारना। अगर वो हीरो को मार दिया तो वो सक्सेस है, नहीं मार पाया तो वो उसका फेलियर है। तो हमें जो चीज करना है वही हमारा क्या होता है? सक्सेस। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है कि रेंट वाला कितना है। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट का दिया वो रेंटेड का ही दिया है, तो ये हो गया हमारा P। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखोगे P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट कार रेंटेड ऑन द डे, और Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कार डज नॉट रेंटेड, मतलब कार जो है वो रेंटेड नहीं किया गया है। अब ध्यान रखना है कि P इज इक्वल टू 0.6 है, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.4। रीजन क्या है उसका आपको पता होगा कि P प्लस Q इज इक्वल टू क्या होता है? 1। और अगर आपको Q फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस P। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने शुरुआत में साल भर में पढ़ी होगी, ये बस मैं आपको एक तरह से कि रिफ्रेश करने के लिए बता दिया। अब हमें P और Q मिल गया है, हमारे पास N अवेलेबल है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा था एक बार वापस रीड करते हैं। मोर देन 1 बट लेस देन 4, एक से ज्यादा और 4 से कम। क्या बोला है? एक से ज्यादा और 4 से कम। तो हम इसको डिनोट कैसे करेंगे? 1 लेस देन x लेस देन 4। 1 लेस देन x लेस देन 4, इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा है बट 4 से क्या है? कम है। 1 से ज्यादा मतलब क्या हो जाएगा? 2, और 4 से कम का मतलब हो जाएगा 3, मतलब 2 और 3। तो हमें फाइंड आउट करना है P ऑफ 2 प्लस P ऑफ 3। क्या फाइंड आउट करना है? P ऑफ 2 प्लस P ऑफ 3। अब याद रखना है कि जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है डाइकोटोमस, डाइकोटोमस का मतलब 2 सिचुएशन होगा आपको। जो आपका बर्नौली ट्रायल से वो डाइकोटोमस पर ही काम करता है। डाइकोटोमस का मतलब था 2। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी में आपको 2 ऐसा नहीं होगा, दूसरा ना n की ज्यादा ऐसी वैल्यूज होती है। इसीलिए जब ऐसा सिचुएशन आया तो हम लोगों ने दूसरा प्रोबेबिलिटी बनाया और ये आपका डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी बन गया। तो यहाँ पे 2 सिचुएशन होगा, तो एक हो जाएगा आपका P, एक हो जाता है आपका Q। दूसरी बात, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? NCX इंटू P ऑफ X इंटू QN माइनस X। ये क्या फॉर्मूला होता है? NCX में यहाँ पे साइड में एक बार लिखता हूं तो आपका थोड़ा नजर अच्छे से आएगा। NCX इंटू P ऑफ X इंटू QN माइनस X। अब एक बार x की वैल्यू 2 रखनी है और एक बार x की वैल्यू 3 रखनी है। बाकी वैल्यूज तो आपको पता ही है। तो 4c2 और p की वैल्यू 0.6 है, तो 0.6 पावर ऑफ 2, 0.4 पावर 4 माइनस 2। और यहाँ पे एक बार 4c3, 0.6 पावर ऑफ 3, 0.4 4 माइनस 3। अब बस इसको आपको सॉल्व कर लेना और लास्ट में इनको क्या कर देना है? प्लस कर देना। आपका आंसर हो गया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? तो 4c2, ये आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था कि जहां पर भी c वर्ड आता है दैट इज द कॉम्बिनेशन। तो आपको याद रखना है कि जो भी वैल्यूज मेंशन होता है उनका कहना ये होता है कि जैसे 4c2 है तो 4 को आपको 2 स्टेप बैक लेकर जाना है। तो 4 को 2 स्टेप मतलब 4 and 3, और 2 को 1 तक लेके जाना है, 2 into 1। अब इसका सॉल्यूशन करोगे तो ये कितना आएगा? 6। 0.6 पावर ऑफ 2 ये आपको कैलसी में ही सॉल्व कर लेना है। 4 माइनस 2 मतलब 2 होगा, इसको भी कैलसी में कर लेना। फिर ये पूरा कमाल आपकी कैलसी का ही होगा, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन है वो जितना ध्यान से करोगे उतना फायदा है, क्योंकि पॉइंट वाले में हाई मिस्टेक्स होते हैं। पॉइंट वाले में मिस्टेक इसलिए होते हैं क्योंकि हम ध्यान नहीं दे पाते ना। 0 पॉइंट नहीं लगाया, अगर मान लो पॉइंट नहीं लगाया तो खत्म हो गया खेला। तो वो याद रखना है कि पॉइंट आपको लगाना है। तो ये हो गया 3 4 5 6 आएगा, और सेम इसी तरीके से करोगे तो इसका भी क्या आएगा? 3 4 5 6 आएगा। अब इसका आपने इसका टोटल कर दो, टोटल आ गया 6 9 1 2 हो गया। अच्छा, एक बात और याद रखना है, मैंने आपसे क्या बोला? अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो कुछ क्वेश्चंस में आपको इस तरीके की लाइन लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या लिखा? प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 1 बट लेस देन 4 कार्स रेंटेड ड्यूरिंग द डे।
एक बात याद रखना है कि ये सारी चीजें जो है वो स्टार्टिंग में लिख के टाइम वेस्ट नहीं करनी है। आप एंड में भी इनको आके वापस दे, मतलब 2 लाइन छोड़ देने का, 2-3 लाइन छोड़ देने का, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देने का। आपका ये आंसर आ ही गया तो आप ऐसे आंसर लिखो और अगला क्वेश्चन शुरू कर दो। फिर आओ तो ये लाइन कॉपी पेस्ट करके बस यही कॉपी कर दो। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है, लेकिन उसके पहले आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि पेपर अच्छे से कंप्लीट हो। और पेपर अच्छे से कंप्लीट तभी होगा जब ये सारी चीजें आप नहीं करोगे। नहीं तो होगा क्या कि इन सारी चीजों में टक जाओगे, फिर आपके 0.5 के चक्कर में हो सकता है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन छूट गया है। तो बेटर है कि जो जरूरी है पहले वो करो। ठीक है, पानी तो पीते रहोगे, पहले खाना खा लो ढंग से, नहीं तो पता है पानी पी के पेट भर गया तो खाना नहीं खा पाओगे, तो वो एंड में नुकसान ही करेगा। तो बेटर है इस तरीके से आप ध्यान देना है। अब अगला है स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौली ट्रायल्स। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बर्नौली ट्रायल्स का मतलब हम पढ़ते हैं, दैट इज अ डेफिनेशन, लेकिन हम कभी भी उसकी प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ते हैं। हालांकि मैंने आपको पढ़ाया है, ये बात समझाया है कि जब भी कभी, चाहे आपका ओसी हो, चाहे आपका स्टेट हो, चाहे अकाउंट हो, अगर कोई भी चीज का प्रॉपर्टीज पूछता है, जिसको हम बेसिक वे में कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं और स्टेटिस्टिक्स में क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज को समझने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, डेफिनेशन। अब इसका डेफिनेशन, अब जैसे नॉर्मल में डेफिनेशन की बात करूं, यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं कर रहा हूं, सिंपल था कि डाइकोटोमस में क्या होता है कि आपके पास एक एक्सपेरिमेंट होता है, आप एक्सपेरिमेंट को नंबर ऑफ टाइम रिपीट करते हो। अब उस नंबर ऑफ टाइम ऑफ रिपीटेशन में आपका जो सक्सेस और फेलियर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो जितनी बार भी आप रिपीट करते हो उसमें सक्सेस और फेलियर आपका सेम होगा, तो रिजल्ट भी आपका लगभग क्या आएगा, सेम आएगा। वो ये कहता है। अब एक बार रिपीट का मतलब इसको प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज में क्या लिखा है, नंबर 1, the probability of getting a success at each Bernoulli trials remain constant। जो मैंने कहा कि आपका सक्सेस क्या होता है, एवरी टाइम क्या होता है, सेम। पर हम सेम वर्ड यूज नहीं कर, इसने क्या वर्ड यूज किया है, कांस्टेंट। नंबर 2, बर्नौली ट्रायल्स आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। क्यों इंडिपेंडेंट बोला है, क्योंकि पी और क्यू दो चीजें होती है, तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा। जैसे दैट मींस गेटिंग सक्सेस और फेलियर एट एनी ट्रायल डज नॉट डिपेंड ऑन गेटिंग सक्सेस और एट अ प्रीवियस ट्रायल। मतलब ये हुआ कि इनका मतलब ये है कि जैसे आपने कॉइन को टॉस किया है, तो कॉइन को टॉस करने में अगर आपका वैल्यू 1/2 है तो वो 1/2 ही रहेगा। ऐसा नहीं कि जब दूसरी बार कॉइन को टॉस करोगे तो प्रोबेबिलिटी चेंज रहेगा, वो ऐसा नहीं होता। कॉइन का प्रोबेबिलिटी तो क्या रहने वाला है, सेम। ये भी वही बोला कि दो बातें याद रखनी है इसमें। सबसे पहले वर्ड याद रखना है कि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट वर्ड याद रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वर्ड याद रखना है आपको, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट फर्स्ट हो गया। नंबर 2 में क्या याद रखना है कि सक्सेस और फेलियर क्या होता है, डज नॉट चेंज, मतलब सॉरी डज नॉट डिपेंड ऑन गेटिंग सक्सेस और एट अ प्रीवियस ट्रायल, ये हमेशा सेम रहता है। द थर्ड वन, सक्सेस एंड फेलियर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। अब इसका मतलब क्या है, एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब है कि P प्लस Q इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्योंकि ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, जहां पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव होता है वहां पे टोटल क्या होता है, हमेशा 1 होता है। और इसी वजह से समझाया है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस P, क्योंकि हाई चांसेस होता है कि हर ज्यादातर क्वेश्चन में आपको P जो है वो दिया रहता है, तो Q क्या हो जाता है, 1/P। तो ये इसी पे से आया है आपका। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। अभी हमारा नेक्स्ट पेपर स्टार्ट हो गया। अब इसमें लिखा है मीन ऑफ सिमेट्रिक एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक वर्ड याद रखना है, सिमेट्रिकल। जब भी क्वेश्चन में सिमेट्रिक आ जाता है, सिमेट्रिक का मतलब होता है समान, यानी दोनों क्या है, बराबर है। समान का मतलब हो गया कि P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Q, यानी P और Q की वैल्यू क्या है आपकी, सेम है। तो जब P और Q की वैल्यू सेम है तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर P और Q की वैल्यू सेम है तो P की भी वैल्यू 1/2 हो जाएगा और Q की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। दूसरी बात, आपका मीन दिया हुआ, मीन कितना दिया हुआ है, 9। मीन का मतलब क्या होता है, एनपी। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है, मीन का मतलब क्या होता है, एनपी। अब बोला है आपको पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए, वही कौन सा, एन। अभी एन फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो आप क्या लिखो, एनपी इज इक्वल टू 7। सो एन इज इक्वल एन मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू 7। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14। अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ये क्वेश्चन जो है वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें वैल्यूज चेंज करके आती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यही सेम क्वेश्चन आपको कहां पूछ सकते हैं वो लोग, एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। तो एमसीक्यू में भी अगर आता है तो आपको इसी तरीके से उसका सॉल्यूशन समझ में रखना है। क्लियर हुआ इतना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। अब ये क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं तो हम पेपर पे ही चलते हैं। हम्म, 25 नंबर ना। अब देखो 25 नंबर में क्या लिखा है, इफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल एक्स। देखो वर्ड आया ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन,
देन फाइंड द कांस्टेंट वैल्यू। अच्छा, अभी मैंने कुछ देर पहले ही कहा कि बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा ही, चाहे पी चाहे सी चाहे एक्स कुछ भी करके एक क्वेश्चन तो कंपलसरी ऐसा आएगा ही। और दूसरा यहाँ पे लिखा है 1 2 3 वैल्यूज हैं, आपको बस फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू सी। अब इसमें वैल्यूज को पुट करना होता है, तो पुट वैल्यूज पुट कैसे करना होता है वो ध्यान से देखना। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी इंटू 1/4 पावर ऑफ एक्स। अब एक्स की वैल्यू क्या करनी है, 1 2 3 4। तो एक बार 1 रखा तो 1 पावर ऑफ 1 किया तो 1 हो जाएगा, तो सी मल्टीप्लाई बाय 1/4 यानी c/4 हो जाएगा। फिर 2 रखा तो 1/16 हो जाएगा, तो c/16 हो गया। 3 रखा तो 64 हो जाएगा, तो c/64 हो गया। अब 4 रखा तो कितना हो जाएगा, 256 यानी c/256 हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जितने भी आपने यहाँ पे p ऑफ x फाइंड किया है उन सबका जो टोटल होता है वो ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। अब जब टोटल 1 होता है तो जितने भी वैल्यूज हैं सबको क्या करोगे, ऐड करके क्या लिख दोगे आप, 1। क्या लिख दोगे, 1। अब सी 1 की वैल्यू था c/4 और 2 की वैल्यू था c/16 और 3 की वैल्यू था c/64 और इसका 4 का वैल्यू था c/256। अब इसका एक इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे भी एलसीएम लेने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट समझा देता हूँ। शॉर्टकट क्या है वो सुनो। शॉर्टकट ये है कि अगर आप नोटिस करो तो ये सब 4 का ही खेल है। 4 का ही खेल है, मतलब ये हुआ कि 1/4 ही तो था, कहीं पर हमने पावर 1 किया, कहीं पर 2 किया, कहीं पर 3 किया, कहीं पर 4 किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि सब सेम ही है, तो एलसीएम भी आपका लगभग सेम ही रहने वाला है। तो बस याद क्या रखना है कि जो हाईएस्ट वैल्यू बस वही कॉपी कर रहे हो। तो हाईएस्ट वैल्यू कितना है, 256, तो डिवाइड में क्या लिख दोगे, 256। अब माइंड में ये रखना है कि सबके डिवाइड में 256 होना चाहिए। तो पहले वाले में 256 करने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 64 से। अभी कैसे पता चला सर, डायरेक्टली कैसे कर लिया आपने, तो दिमाग सीधा सा लगाओ। 256 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 64। बाकी आपने स्क्वायर किया, क्यूब किया तो आपको पता भी चल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 64c, 16 में है तो 16c हो जाएगा, 64 में है तो 4 हो जाएगा। अब आपको इसका क्या कर देना है, टोटल करोगे तो क्या होगा, 85c डिवाइडेड बाय 256 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो c की वैल्यू क्या आ गया, 256 डिवाइडेड बाय 85। क्लियर है इतना। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट एनी 4 प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 2 मार्क्स का है तो आपको कितने प्रॉपर्टीज बोला है, साथ साथ 4। अब ये 4 में आप कोई भी 4 लिखो, ऐसा नहीं है कि आपको कौन सा लिखो, कोई भी 4 लिखो, बट याद रखना है वो एग्जैक्ट सही होना चाहिए। मैंने यहाँ पे सारे ऐड कर दिए हैं सो दैट कि आपको प्रॉब्लम ना हो, कोई भी 4 आप याद कर सकते हो। जैसे पहला क्या लिखा हुआ है कि भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है ये, डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब क्या है, एक्स की जो वैल्यूज होती है लाइक 1 2 3 होती है, ना कि 1 2 4 ऐसे नहीं होती है। तो इसका मतलब ये डिस्क्रीट है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। दूसरा, इसके पैरामीटर्स, आप सिर्फ वर्ड याद रखोगे आपका काम हो जाएगा। पहले में क्या वर्ड याद रखना है, डिस्क्रीट। दूसरे में क्या वर्ड याद रखना है, पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं इसके, NNP। तीसरा वर्ड याद रखना है, मीन एंड, यहां पे देखो मीन क्या होता है, दैट इज एनपी। और एनपी का मतलब क्या होता है, एवरेज। एवरेज का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड नंबर। ये सब मैं आपको समझा चुका हूं। अच्छा, नंबर ऑफ सक्सेस इज एन, तो ये सब नहीं याद रखना, आपको सिर्फ वर्ड क्या याद रखना है, मीन। मीन का मतलब क्या होता है, एनपी। अब एनपी को जो आप लिख सकते हो वो लिख लो। दूसरा, वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज एनपीक्यू, तो आपको सिर्फ क्या वर्ड याद रखना है, वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होता है, एनपीक्यू। और वेरिएंस अगर एनपीक्यू है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो 4 हो गए हमारे। पहला वर्ड क्या था, डिस्क्रीट। दूसरा वर्ड क्या था, पैरामीटर्स। तीसरा वर्ड क्या था, मीन। चौथा वर्ड क्या था, वेरिएंस। ठीक है, ये तो 4 आपके काम के हो गए। अब बाकी का भी देख लेते हैं। अब उसी के बेस पर ये भी आया कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या रीड किया था कि मीन इज ग्रेटर देन द वेरिएंस। अभी याद होगा कुछ देर पहले मैंने समझाया था, मीन इज ग्रेटर देन द वेरिएंस, फर्स्ट क्वेश्चन आया था। तो मैंने आपसे कहा था जो बड़ा होता है वो डिवाइड में आएगा, जो छोटा होता है वो ऊपर आएगा, और इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट है 3 चीजें, p लेस देन 1/2, ग्रेटर देन 1/2 और p इज इक्वल टू 1/2। इन तीनों में से एक क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो ये ध्यान रखना है। लेस है तो पॉजिटिव, ग्रेटर है तो नेगेटिव, इक्वल है तो स्क्यूनेस क्या हो जाए आपका, सिमेट्रिक। अब 3 वर्ड है, लेस है तो पॉजिटिव, ग्रेटर है तो नेगेटिव, सेम है तो सिमेट्रिक। अच्छा, एक और वर्ड याद रख लेना है, इसका जो स्क्यूनेस होगा वो क्या हो जाएगा, 0। क्लियर हुआ इतना। कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको ध्यान ये रखना है, आपको ध्यान क्या रखना है कि ये कीवर्ड्स याद रखते हैं, और आपका यहां पे इस तरीके से पूरा जो है क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। तो 37 नंबर ये है आपका सेक्शन डी का क्वेश्चन।
ये रहा। अब इस वाले क्वेश्चन में तो क्लियरली मेंशन कर दिया, सब कुछ कर दिया, बस आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे, वो देखो, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मंथली डिमांड ऑफ लैपटॉप इन अ स्टोर इज फॉलोज। डिमांड ऑफ लैपटॉप है, यानी इसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, और प्रोबेबिलिटी को हम क्या लिखते हैं, पी ऑफ एक्स। ये हमें दिया हुआ, हमें क्या बोला, एक्सपेक्टेड मंथली डिमांड। अच्छा, अभी मुझे बता, एक्सपेक्टेड मंथली डिमांड का मतलब क्या होता है, तो मीन होता है। मीन का मतलब क्या होता है, ई ऑफ एक्स। और मैंने बताया मीन को कैसे फाइंड करते हैं। दूसरा हमें क्या बोला इसमें, फाइंड आउट करने के लिए वेरिएंस। तो वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमें बस इस क्वेश्चन में सीखना है, क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑलरेडी आपको समझा दिया है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर क्वेश्चन सॉल्यूशन देखते हैं। तो जो जैसा लिखा था पहले तो कॉपी पेस्ट कर दो। तो पूरा ये रहा आपका x और ये रहा आपका p ऑफ x। मैंने क्या बोला कि जब आपको मीन फाइंड आउट करना होता है, सबसे पहले इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन करना था। वापस सुनना, मैंने क्या बोला कि अगर आपको मीन फाइंड आउट करना है तो मीन फाइंड आउट करने में दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, तो पहले 0.12 ही आएगा, दूसरे में 2 इंटू 15 0.15 तो 30 हो गया, ये 0.60 हो गया, ये 1 हो गया, और 0.90 0.72। एक बात याद रखना, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन का जो खेल है वो डिपेंड करता है आपकी कैलसी पे और आपकी समझदारी पे। जल्दबाजी करोगे तो मिस्टेक होने का हाई चांसेस है कि पॉइंट वाला है, और पॉइंट्स में मिस्टेक होते हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आपको आता नहीं है, मेन क्या होता है, जल्दबाजी, प्रेशर, ये सारी चीजें होती है। तो अभी हमें क्या करना है, इनका टोटल। तो अब हम क्या लिखेंगे, मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज अ म्यू। अच्छा, इसको याद रखना है कि मीन को हम म्यू से भी डिनोट करते हैं, एनपी से भी डिनोट करते हैं, लेकिन जगह बदली तो सिचुएशन बदली, और उसके अलावा ई ऑफ एक्स से करते हैं। लेकिन यहां पे हमें सिर्फ दो ही काम आता है, एक म्यू और ई ऑफ एक्स। एनपी जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा, और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ई ऑफ एक्स में क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, जो ऑलरेडी हमने ऊपर लिख दिया। हमें बस क्या करना है, उनका टोटल, और टोटल भी हमने कर ही दिया है। टोटल करना आसान क्यों था, कि पॉइंट में था, सब कैलसी में लिख के खत्म कर दिया। अच्छा, दूसरा हमें फाइंड आउट करना है वेरिएंस। अब वेरिएंस इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला क्या है, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सुनना वापस, क्या लिखा, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है वो समझो। ये जो ई एक्स स्क्वायर है, इसको नोटिस करो, एक्स का क्या किया इसने, स्क्वायर किया ना। तो एक्स का स्क्वायर करने का मतलब क्या है वो सुनना। देखो, हमने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आंसर आया, है ना। अब करना क्या, वापस इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर देना। ये क्या है हमारा, एक्स, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया कि नहीं। बस सिंपल दिमाग लगा, कुछ ज्यादा कहते हैं ना कि टिकड़म बजाना ही नहीं, बस आपको सिंपल सी बात याद रखनी। क्या याद रखना वो सुनो। ये क्या था, पी ऑफ एक्स इंटू एक्स था, तो पी ऑफ एक्स इंटू एक्स मैंने लिख दिया है। अब उसमें मैंने क्या बोला, इसका वापस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो वापस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो यानी कि इस वाले का इसके साथ वापस मल्टीप्लिकेशन कर दो। अच्छा, बस याद रखना है मल्टीप्लिकेशन करते टाइम गलती नहीं करना है, ये बस इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करते जाओ, ठीक है। तो ये आपका टोटल करोगे तो 15.32 आ जाएगा। अब यहां पे ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 15.32, और ये क्या है, ई एक्स का होल स्क्वायर है। ई एक्स का मतलब क्या होता है, मीन होता है, ठीक है। तो मीन का स्क्वायर किया तो ये आया 13.1044, माइनस किया तो 2.2156, आपका वैल्यू मिल गया वेरिएंस ऑफ अ डिमांड, यानी 2.2156। क्लियर है इतना, तो बस हमें इतना ही करना था। अच्छा, अब एक और बात बता देता हूं मैं आपको, इस फॉर्मूले पर भी एक क्वेश्चन आता है, आपका एमसीक्यू में आता है, तो वो आपको याद रखना, फॉर्मूला आपको सही से याद होना जरूरी है, ठीक है। फिलहाल आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। अब 38 नंबर में क्या लिखा हुआ है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन लिविंग इन अ सिटी इज अ नॉन वेजिटेरियन। एक इंसान है, वो एक सिटी में रह रहा है, और वो क्या है, नॉन वेजिटेरियन है, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोस्ट 2% आउट ऑफ 6%। क्लियरली मेंशन 6 लोग हैं, और उसमें से कितना, मोस्ट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट, क्या बोला है, एट द मोस्ट, यानी ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए, दो। At the most 2% out of 6% randomly selected from the city is a non-vegetarian। अब में इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, नॉन वेजिटेरियन पूछा, क्या है, नॉन वेजिटेरियन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब क्वेश्चन देख लो कैसे सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 6 है, p इज इक्वल टू 0.20, तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.80। अगली बात, एट द मोस्ट 2 का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 2, तो इसका मतलब होगा x लेस देन
टू। तो ज्यादा से ज्यादा दो का मतलब होगा 0, 1 एंड 2। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, एनसी एक्स इंटू पी ऑफ एक्स इंटू क्यू एन माइनस एक्स। अब आपके पास एन है, एक्स है, पी है, क्यू है, एन माइनस एक्स सब है ही आपके पास। आपको बस क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है, सॉल्यूशन कर लेना है, तो ये हो जाएगा, श्योर हो जाएगा। ठीक है, अगर हो जाएगा तो बस आप एक बार याद रखना है कि देखो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आप ऐसे करो, पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2, तीनों को एक साथ सॉल्व करो या तीनों को अलग अलग करो। मैं तीनों को अलग अलग करता हूं, रीजन क्या, थोड़ा साफ सुथरा रहता है और क्या है, मुझे पता चलता रहेगा ना कि मेरी गलती कहां है। ये सब एक साथ है तो मुझे मिस्टेक का रियलाइजेशन भी नहीं होगा। तो सब साथ में ना करके आप अलग अलग कर सकते हो, समय उतना ही लगता है, ज्यादा समय नहीं लगता है। फिर सब कुछ लिख रहे तब भी उतना ही लिखोगे, अलग अलग लिखोगे तब भी उतना ही लिखोगे। बस फर्क है, इसमें आपको 3 बार ब्रैकेट लगाना होगा, उसमें एक ही बार लगाना पड़ता है, बस ये एक समय जाएगा। तो आप तीनों का सॉल्व करके लास्ट में उसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट पेपर पे। नेक्स्ट है हमारा 20 का। अब इसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन बर्नौली ट्रायल्स। तो डिफाइन बर्नौली ट्रायल्स मैंने आपको पहले ही समझा दिया था एक शॉर्टकट में, लेकिन अब एक बार रीड करते हैं क्या बोलता है। डाइकोटोमस, पहले वर्ड क्या आया, डाइकोटोमस, याद होगा मैंने अभी कुछ देर पहले वर्ड यूज करना, डाइकोटोमस। डाइकोटोमस का ही मतलब होता है टू आउटकम्स, वर्ड याद रखना है। डाइकोटोमस रैंडम एक्सपेरिमेंट तो है ही है, लेकिन डाइकोटोमस का मतलब क्या होता है, टू आउटकम्स। और वो दो आउटकम्स का नाम क्या होता है, सक्सेस और फेलियर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अभी। इफ दिस एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, इंपॉर्टेंट वर्ड है कि एक्सपेरिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। अच्छा, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन क्यों बोला है, आइडेंटिकल कंडीशन इसलिए बोला है कि वो कंडीशन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर हम डाइस वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो डाइस का रूल है, उसमें कितने नंबर्स होते हैं, 1 to 6 होते हैं। और दूसरी बात, जब डाइस को हम थ्रो करते हैं तो उसमें हम किसी भी तरीके का कहते हैं ना कि बाइसनेस नहीं होता है। लेकिन अगर वही आप मामा सपनी वाला डाइस ले लो और बोलो कि 6, तो वो अलग गेम हो जाता है, वो चिटिंग हो जाएगा ना, वो बाइसनेस नहीं रहे, मतलब कि वहां पे क्या अनबाइस्ड नहीं रहेगा, वहां पे क्या हो जाएगा, बाइस हो जाएगा। तो ऐसे केस इसलिए बोला आइडेंटिकल कंडीशन। तो वर्ड क्या याद रखना है, पहला वर्ड याद रखना है डाइकोटोमस, दूसरा वर्ड याद रखना है दो आउटकम्स। अब दो आउटकम्स रहेगा तो सक्सेस फेलियर याद हो ही जाएगा। तीसरा वर्ड याद रखना है रिपीटेड। अच्छा, रिपीटेड में कंडीशन क्या है, आइडेंटिकल, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0 से लेके 1 के बीच में होता है ना। ऑफ गेटिंग सक्सेस ईच ट्रायल इज अ कांस्टेंट। अब याद रखना है कि जो आपका सक्सेस है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। देन दिस ट्रायल इज नोन एज अ बर्नौली ट्रायल्स। क्लियर हुई बात? पूरा डेफिनेशन नहीं लर्न करना है, डेफिनेशन में कुछ बातें होती हैं जो आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलो फिलहाल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो बोर्ड में बहुत बार रिपीटेड है, और मैंने आपसे कहा भी था कि इस वाले टॉपिक से लेके एक क्वेश्चन आता ही है। अभी क्वेश्चन क्या है पहले वो मैं दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था वैसे, 25 नंबर ना, 2020 का 25 नंबर, 2020 का 25 नंबर। देखो यहाँ पे हमारा 25 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 3.9 एंड 2.73। देखो मैंने पहले ही बोला ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान रखना है कैसे सॉल्व करना होता है। यहाँ पे बोला है मीन और वेरिएंस हमको दिया हुआ है, क्लियरली वैल्यू मिली है 3.9 एंड 2.73। हमें बोला है फाइंड आउट द पैरामीटर्स। और अभी कुछ देर पहले मैंने आपको पैरामीटर समझाया कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो पैरामीटर्स होते हैं एन एंड पी, पी एन एंड पी, एनपी मत फाइंड आउट करने लगना, एनपी तो मीन होता है, एन एंड पी पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे करना होता है। तो सबसे पहले वेरिएंस है 2.73 और मीन है आपका 3.9। हम लोगों ने जो प्रॉपर्टीज पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, ये मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, लेकिन हमने यहां पे ऐसे लिख सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज वी हैव स्टडीड Q इज इक्वल टू NPQ डिवाइडेड बाय NP। ये हमने कहां से सीखा, प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। ब्रैकेट में लिख दोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि लड़का बहुत टैलेंटेड है, इतना ध्यान से सब कुछ पढ़ा है, इसका इतना नॉलेज होने का मतलब क्या, ध्यान से ही पढ़ा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एनपीक्यू डिवाइडेड बाय एनपी, और एनपीक्यू की वैल्यू 2.73 और आपका एनपी की वैल्यू 3.93, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.7। अच्छा, क्यू मिल गया, हमको क्यू नहीं चाहिए, हमको चाहिए था पी, तो पी क्या हो जाएगा 1 - क्यू।
तो P इज इक्वल टू क्या हो गया 0.3, तो एक मिल गया। अब हमें दूसरा चाहिए N, तो N चाहिए तो अब दोनों में से किसी में वैल्यू, तो इसमें रखना ज्यादा सस्ता टिका हुआ है कि इसमें ऑलरेडी एक वैल्यू हमारे पास है, तुम उसमें भी रख सकते हो, जिसमें रखना उसमें रखो। सो NP इज इक्वल टू 3.9 और P की वैल्यू 0.3, N की वैल्यू पता नहीं हुई तो फाइंड आउट करना, और यहाँ पे 3.9। अब अगर डिवाइडेड होता तो मल्टीप्लीकेशन होता, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में तो क्या हो जाएगा डिवाइड, सो 3.9 डिवाइड बाय 0.3, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 13। क्लियर है इतना? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपसे पहले ही कहा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से आपको सॉल्व करना है। देखो ये क्वेश्चन वापस आया है, इसको एक बार अच्छे से आप लोग रीड कर लेना, ठीक है। तो फिलहाल अभी क्वेश्चन नंबर 37 पे, अब क्वेश्चन नंबर 37 क्या है वो देख लेते हैं। 37 है, फाइंड द कांस्टेंट वैल्यू k फॉर द फॉलोइंग डिस्क्रीट रैंडम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हेंस ऑब्टेन मीन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इसमें फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है, मीन, यानी एक स्टेप ज्यादा बोल दिया है। हमने इसके पहले वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें सिर्फ इतना ही था, इस वाले में हमें एक और बोल दिया है कि भाई मीन भी फाइंड आउट करो। इसके पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ क्या बोला था फाइंड आउट करने के लिए, वैल्यू ऑफ c, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं। इधर कहां आगे बढ़ रहे हैं, इधर बढ़ना है। तो p ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू 4px, x की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4, आपको बस x के प्लेस पे 0 1 2 3 4 रख देना है। तो 4p0 कितना होता है आपका 1 होता है, 4p1 कितना होता है 4 होता है, 4p2 कितना होता है, तो ये आपको इसको यहां पे सॉल्व करके लिखना होगा। 4p2 कितना होता है, तो इस तरीके से लिखो 4p2 यानी कि, अच्छा ये p वर्ड यूज है ना, p मतलब परमिटेशन, वेरी गुड। पी मतलब क्या होता है परमिटेशन, और परमिटेशन का रूल होता है सिर्फ आपको एक स्टेप पीछे जाना था, डिवाइड में करने की जरूरत नहीं, 2 स्टेप पीछे जाओ, 4 इंटू 3। अच्छा 4p3 मतलब 3 स्टेप पीछे जाना है, 4p4 मतलब 4 स्टेप पीछे जाना है। अब बस मल्टीप्लिकेशन करके लिखते जाओ, तो पहले का k, दूसरे का 4k, 12k, 24k एंड 24k। क्लियर है इतना? अब सबका टोटल कर लो, क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, सिग्मा p ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो p ऑफ x की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4 इज इक्वल टू 1, 0 की वैल्यू है k, 4k, फिर 2k, सॉरी 12k, 24k एंड 24k, सबको प्लस करोगे तो 65k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो k इज इक्वल टू 1 बाई 65। क्लियर है? ये हमें क्या मिल गया है, कांस्टेंट वैल्यू। क्या मिल गया है, कांस्टेंट वैल्यू। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका मीन फाइंड आउट करना है। और मीन का मतलब मैंने क्या बताया था कि x मल्टीप्लाई बाय क्या होता है p ऑफ x। तो अभी दोनों की वैल्यूज पहले लिखनी है, तो ये रहा x इंटू p ऑफ x। अच्छा मैंने यहाँ पे नोटिस करो k की वैल्यू नहीं लिखा पहले, क्योंकि k की वैल्यू लिख के सॉल्व करोगे तो टाइम ज्यादा जाएगा। हमने क्या लगाया शॉर्टकट, शॉर्टकट मतलब मार्क्स मिलेंगे इसके पूरे, शॉर्टकट भी नहीं है, प्रेजेंटेशन हमने अलग तरीके से किया है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते जाओ तो ये 4k इंटू 1, 12k इंटू 2, 24k इंटू 3, 24k इंटू 4, तो ये आ गया 196k। अब इसका सॉल्यूशन दिया है 196k और k की वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाय 65, तो बस आ गया आपका आंसर 196 डिवाइडेड बाय 65। नहीं तो क्या होता, पहले हम k रखते, k रख के सारी वैल्यूज फाइंड आउट करते, फिर मल्टीप्लिकेशन करते, तो उसमें तामझाम ज्यादा होता। क्लियर है? चलो फिलहाल आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। तो 38 नंबर क्या है, हाँ बम वाला है, ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें चैप्टर में बहुत सिलेक्टेड ही क्वेश्चन है, 10 12 15 क्वेश्चन ही हैं, और लगभग सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको करोगे तो ज्यादा बेटर है। अब यहां पे देखो कैसा बोला है, द प्रोबेबिलिटी दैट बॉम्ब ड्रॉप्ड फ्रॉम अ प्लेन ओवर अ ब्रिज। तो ये जो बॉम्ब ड्रॉप करने वाला इसका नाम क्या है, ट्रम्प। The probability that the bomb dropped from a plane over a bridge will hit the bridge is 1 by 5। बॉम्ब जो गिराया है वो ब्रिज को हिट करेगा, उसके चांसेस है 1 by 5 के। 2 bombs are enough to destroy the bridge। और 2 बम काफी है किसी भी ब्रिज को क्या करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब हम लोगों ने क्या किया है, 6 बॉम्ब्स गिराए हैं। अब बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ब्रिज विल बी डिस्ट्रॉयड। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे सुनो क्या लिखा हुआ है, द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम अ प्लेन। मतलब क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पे तो सिर्फ क्या लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी, सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेकंड चैप्टर का है फर्स्ट चैप्टर का है। अब ध्यान से सुनो, आपने फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का सॉल्व किया है, ये आपने सेकंड चैप्टर भी सॉल्व किया है, कहीं पर भी उसमें एन होता है, फिर इस तरीके से सक्सेस होता है, फेलियर होता है, इसमें सक्सेस और फेलियर है। क्या सक्सेस और फेलियर है कि बम गिरा रहा है और ब्रिज टूट रहा है,
तो जहां पर सक्सेस और फेलियर आता है वो हमारा चैप्टर नंबर 2 होता है। समझे कि नहीं? वापस आ, तो अब याद रखना है कि अगर आपका कभी भी इस तरीके से सिचुएशन होता है कि जब आपका क्वेश्चन है, देखो बहुत क्लियर सी बात है कि आपका जब पी जो है यहां पे हमने पढ़ा है ना भाई कि आपका जो सक्सेस है वो सब में लगभग सेम है। अच्छा अब देखो, अब एक और क्वेश्चन आया भैया सक्सेस कहाँ लिखा है, तो ये क्या बोला है, ब्रिज विल बी डिस्ट्रॉयड, ब्रिज गिर गया है। और जो हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा कि मर्डर करने जा रहे हैं, मर्डर कर दिया, तो वो आपका सक्सेस है। आपको ब्रिज गिराना है और ब्रिज गिराना है और आपने यहाँ पे ब्रिज गिरा दिया है, तो वो आपका सक्सेस हो गया है। ठीक है, इसमें एन नहीं है, दिखाऊं मैं? ठीक है, चलो अभी फिलहाल सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो अभी फिलहाल आगे चलते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। तो पहले क्वेश्चन वापस क्लियर कर देता हूं मैं। यहाँ पे हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए ही बोला है, तो ये हमारा पी हो जाएगा, ये हमारा एन हो जाएगा। और बोला है कि जो ब्रिज है वो टूट गया है, तो ब्रिज कब टूटेगा, जब कम से कम कितने बम गिरने चाहिए उस पे, 2। इसका मतलब ये हुआ कि 2 या उससे ज्यादा बम गिरा, तो इसका मतलब ब्रिज आपका क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे वो सुनना, एन इज इक्वल टू 6, P इज इक्वल टू 1/5, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/5। अब क्वेश्चन में पूछा है बम सॉरी ब्रिज विल बी डिस्ट्रॉयड, तो ब्रिज कब डिस्ट्रॉय होगा, मैंने क्या बोला, जब 2 या उससे ज्यादा बम गिरेगा, क्योंकि 2 गिरने पर डिस्ट्रॉय हो रहा है, मतलब अगर 5 गिरे तो वैसे ही नष्ट हो गया, और यहां तो 6 की बात हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 2 भी काउंट करना है, कि 2 में तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, मतलब 2 या उससे ज्यादा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 3 4 5 6। अब समझ रहे इस बात को, x इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 फाइंड आउट करना है, तो आपके पास दूसरा सस्ता टिकाऊ ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हैं, 1 में से 0 और 1 को क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। क्वेश्चन सर ऐसा करने से आंसर सेम आएगा, तो हाँ आंसर सेम आएगा, क्योंकि रीजन क्या है, हमने क्या पढ़ा कि सिग्मा p ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो अब इसमें क्या काउंट करेंगे हम इसमें करेंगे एक भी बम नहीं गिरा, 1 गिरा, 2 गिरा, 3 गिरा, 4 गिरा, 5 गिरा और 6 गिरा, और सबका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, हमें ये वैल्यू ढूंढने के लिए बोला है। अगर हमें ये वैल्यू ढूंढने के लिए बोला तो पहला रास्ता ये है कि हम इन वैल्यू को अलग से निकाल लें। दूसरा रास्ता क्या है कि इनको साइड में रख के इन दोनों को इधर लेके जाते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6, इसको एक जगह पर रहने दो, इज इक्वल टू 1, 1 में से क्या करो, 0 और 1 को माइनस कर दो, तो आंसर सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? नहीं समझे तो मैं साफ सुथरा थोड़ा लिखता हूं, देखो 2 3 4 5 6 मैंने एक साइड ही रहने दिया है। अब ये 0 और 1 को मैं उस साइड लेके जा रहा हूं, तो 1 में से हमने क्या किया है, 0 और 1 माइनस कर दिया, तो देखो दोनों आंसर सेम हो जा रहा है कि नहीं, पता चाहे ये करो चाहे ये करो, आंसर दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियर है? अगर मैं 1 में से 0 और 1 माइनस कर रहा हूं तो बचेगा क्या, यही बच रहा है कि नहीं? वापस समझाता हूं, रुक जाओ, डाउट आया है तो बताना जरूरी है। देखो 0 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसने हमें बोला है 2 3 4 5 6 फाइंड करनी है। हमारे पास एक रास्ता है कि हम 2 3 4 5 6 को ऐड कर दें, हमें आंसर मिल जाएगा, पहला रास्ता। दूसरा रास्ता, हमें ये नहीं ढूंढना है, लेकिन हम अगर ये ढूंढ लें, जैसे मान लेते 0 और 1 का आंसर है ए और बी, कोई तकलीफ इतने में। अब ए और बी मिल गया है, अब उसको अगर मैं इस साइड लेके जाता हूं, लेकर गया वापस आएगा, हाँ पूरा लिखना पड़ेगा, वही तकलीफ है, लेकिन ठीक है। मैंने क्या बोला था, ए और बी आ गया था। अब अगर मैं इसको इस साइड लेकर जाता हूं तो 1 माइनस ए प्लस बी हो जाएगा कि नहीं, मतलब पूरा उठाकर लेकर गया मैं वैल्यूज को। अब मैं जब ये वैल्यूज को यहां पे लेकर गया और मैंने माइनस किया, तो जो आंसर बचेगा वो 2 3 4 5 6 का ही बचेगा कि नहीं, कि मैंने 0 और 1 का माइनस कर दिया। तो इसका लॉजिक यही होता है कि आप तो चाहे ऐसे सॉल्व करो, मतलब डायरेक्ट सॉल्व करो या इनडायरेक्ट सॉल्व करो, आपका दोनों का जो सॉल्यूशन है वो सेम आएगा। तो इसी वजह से जब हमें ज्यादा वैल्यू सॉल्व करनी होती है तो हम अक्सर कौन सा सॉल्व करते हैं, माइनस वाला। अब माइनस वाला सॉल्व करना है, अब आपको यहाँ पे अगेन वही बर्नौली ट्रायल्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। आपके पास n है, आपके पास x है, आपके पास p है, आपके पास q है, बस आप वैल्यूज को पुट करो तो 0 का आंसर आएगा,
आपको 1 का आंसर आएगा, दोनों को प्लस करके आप 1 में से उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना। 1 में से माइनस कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। याद रखना है कि अगर आपने प्लस करके यहां पे छोड़ दिया तो ये हाफ आंसर माना जाएगा। हाफ आंसर क्यों माना जाएगा? क्योंकि आपसे ये पूछा ही नहीं था, आपसे तो पूछा तो 2 या उससे ज्यादा। इसका मतलब 1 में से इसको क्या करना होता है, माइनस। क्लियर हुआ ये बात? ठीक है, फिलहाल आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है 2022 का। अच्छा, 2022 का जो पेपर है वो सबसे अतरंगी पेपर था। अतरंगी इसलिए था, ये पूरा 20 का रिपीट था। देखो 20 का क्वेश्चन है, इसमें भी 20 का क्वेश्चन है, इसमें भी 2020 क्वेश्चन, इसमें भी 2020, मतलब जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर 2022 में पूछे गए थे वो पूरा का पूरा जो है 2020 का पेपर रिपीट मोड में आया था। तो ये होता है बोर्ड में कि कई बार वो पुराना ही पेपर आपको और वापस छाप कर दे देते हैं, और ये इसके पहले भी हुआ था, तो इसलिए ये ध्यान रखना है। तो ये पेपर आपका पूरा रिपीटेड है, तो ये हमारा खत्म होता है। अगला क्वेश्चन है 2023 का, डिफाइन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, इसका क्या होता है? तो रैंडम वेरिएबल एक्स विच कैन एज्यूम अ फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इन द सेट ऑफ आर। आर मींस रियल नंबर इज कॉल्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो सिंपल से मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या बोला है, एक्स, क्योंकि हमने पता ना एक्स को हम रैंडम वेरिएबल से डिनोट करते हैं, सॉरी रैंडम वेरिएबल को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। अब यहाँ पे क्या बोला है कि एज्यूम कर सकता है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले समझाया था कि डिस्क्रीट का मतलब होता है कि जो वैल्यूज कैसी हो, काउंटेबल, लाइक 1 2 3, याद है कि नहीं, प्रॉपर्टीज समझाते टाइम। तो यहाँ पे एज्यूम कर सकता है फाइनाइट। फाइनाइट वर्ड हम तभी यूज करेंगे जब वो इस तरीके का आएगा। दूसरा, या तो बोला है काउंटेबल इनफाइनाइट। अच्छा, काउंटेबल इनफाइनाइट क्यों बोला है? जिन नंबर को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अब मैं बोल दूं गिनती, तो गिनती तो अनंत होती है, मतलब नंबर्स मतलब अनंत होती है। लेकिन मैं बोल दूं 1 लाख, तो 1 से 1 लाख तक तो काउंट कर सकते हैं ना, ठीक है, भले 1 लाख है तो क्या हुआ, पर काउंट तो कर सकते हैं ना। लेकिन मैं बोल दूं नंबर्स, तो नंबर्स तो भाई 1 से 1 करोड़ हो सकता है, 1 अरब हो सकता है, पता नहीं कितना हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। लेकिन नंबर फिक्स है आपका एंड का, तो मतलब वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट काउंटेबल नंबर है, काउंटेबल इनफाइनाइट। दो बातें हैं, फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर इन द सेट ऑफ आर। आर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर विच कैन एज्यूम रियल वैल्यूज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अब ये है आपका 2023 का पेपर। एक मिनट, हाँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 25 है, ये 25 आपका एग्जैक्टली क्वेश्चन है, ये सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 2 जैसा। लेकिन फर्क क्या है, बोर्ड एग्जाम में ये इतना क्वेश्चन नहीं पूछा था। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज एज फॉलोज। फिर आपके पास लिखा हुआ पी ऑफ एक्स सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स इज इक्वल टू -2 1 2 है। फिर बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, एंड बोला है फिर सो दैट पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 पी ऑफ -2। ये एक्स्ट्रा बोला है, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन था उसमें सिर्फ यहां तक ही था। आपको बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सिर्फ इतना ही बोला है, ठीक है। तो जितना, क्योंकि एग्जाम में कैसे मार्क्स का भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है ना, तो वो इसके हिसाब से पूछते हैं। अब इसका सॉल्यूशन कैसे है वो देखो। तो सबसे पहले क्या लिखा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब करना क्या, एक्स की वैल्यू पे जहां पे भी एक्स है वहां पे क्या रखना है, -2 1 2। तो ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी क्या किए हैं, सॉल्व कर चुके हैं। तो अब हमें करना क्या है, सिर्फ वैल्यूज फटाफट हमें रखनी है। जैसे x की वैल्यू क्या है, -2 है, तो -2 का स्क्वायर प्लस -2, तो -2 का स्क्वायर करके तो 4 -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 2c। अभी x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 की वैल्यू पुट किया तो 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी 1 1 2 हो जाएगा, अगेन 2c। फिर दूसरा क्या था 2, 2 का स्क्वायर किया प्लस 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, सो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, तो 6c हो गया। अब हमें बोला था 6 में c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो हम यहाँ पे क्या लिखिए, सिग्मा p ऑफ x इज इक्वल टू 1, p ऑफ -2 p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। तीनों की वैल्यू लिखा, इज इक्वल टू 1 किया, प्लस किया, और हमें c की वैल्यू मिल गई। क्लियर है ना, ये क्वेश्चन है कंपैरेटिव जो बुक में दिया उससे ज्यादा इजी बोर्ड में पूछा था। अब उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौली ट्रायल्स। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने बर्नौली ट्रायल्स वाला भी किया है। हम लोगों ने दो प्रॉपर्टीज किया है, एक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है और एक है बर्नौली ट्रायल्स का है। याद रखना है बर्नौली जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें सिर्फ 3 ही है, लेकिन बर्नौली ट्रायल्स में आपको ज्यादा है, लेकिन आपको पूछता कितना है, सिर्फ 4 पॉइंट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि याद तो सारे रखने का, मान लो 3 मार्क्स में आ गया तो लॉटरी होती है उस तरीके से। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 37 है,
37 जो क्वेश्चन है वो आपका कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे अगेन मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं और पेपर था नहीं। तो 37 नंबर जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट बॉल का है। मैं आपको दिखा देता हूं बुक में। ये क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देयर आर टू ब्लैक एंड टू व्हाइट बॉल इन अ बॉक्स। अब ध्यान से सुनना, ये जो क्वेश्चन है एक बार भी रिपीट नहीं हुआ, लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से सुनना इसको। देयर आर टू ब्लैक एंड टू व्हाइट बॉल इन अ बॉक्स। एक बॉक्स है, उसमें कितने बॉल्स हैं आपके? टोटल 4। अब बोला है टू बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, obtain probability distribution of the number of white balls in the selected balls। अच्छा याद रखना है, हमें किसका पूछा है? प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल्स का पूछा है, यानी जिस चीज का हमें पूछेगा उसी चीज को हमें टारगेट में रखना है। फिर आगे बोला है फाइंड आउट मीन एंड वेरियंस। तो मीन और वेरियंस तो मैंने आपको फाइंड आउट करना सिखाई दिया है, आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना होता है, नथिंग एल्स। अच्छा मीन वो नहीं है, मीन है उसकी पहले का प्रोसीजर। अब पहले का प्रोसीजर में क्या बोला है वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके समझाता हूं। सबसे पहले हमें यहाँ पे बोला है कि दो बॉल सिलेक्ट करनी है और वो बॉल में हमें फोकस किस पे रखना है? व्हाइट पे रखना है। ठीक है, तो अगर हमें व्हाइट पे रखना है तो हमारे पास दो ब्लैक है और दो व्हाइट है। तो मैं यहां पे पहले लिखता हूं ब्लैक और यहां पे क्या लिखता हूं? व्हाइट। अब हमें फोकस किस पे रखना है? व्हाइट पे। तो अब मान लेते हैं कि दो ब्लैक है, जीरो व्हाइट है, तो कितना हो गया टोटल यहाँ पे? दो, क्योंकि दो ही सिलेक्ट करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसमें से एक और इसमें से एक, तो भी आंसर कितना हो गया? दो। उसके बाद जीरो और दो, तो भी आंसर कितना हो गया? दो। अब हमें फोकस किस पे रखना है? व्हाइट पे। तो व्हाइट पे फोकस रखने की वजह से हम इसी को माइंड में लेके चलेंगे, यानी एक्स की वैल्यू पहले जीरो होगा, एक्स की वैल्यू वन होगा और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? टू। ठीक है, तो ये x की वैल्यू डिसाइड हुआ। तो पहले किस पे फोकस किया? x इज इक्वल टू जीरो। अब x इज इक्वल टू जीरो किया, देखो व्हाइट पे ही फोकस किया है, तो व्हाइट क्या है? 2c0। बोर्ड पे ध्यान देना, मतलब यहां पे सामने ध्यान देना कि यहां पे x पे फोकस किया हुआ, इसी वजह से यहां पे पहले 2c0 हो गया, फिर 2c1 होगा, फिर 2c2 होगा। हम लोगों ने इस वाले को कंसिडर नहीं किया है। तो यहां पे देखो 2c0 डिवाइड बाय 4c2, ये कितना आ गया? 1/6 आया। फिर x इज इक्वल टू वन बॉल है, तो वन व्हाइट वन बॉल, मतलब वन व्हाइट एंड वन ब्लैक, तो 2c1 इंटू 2c1, तो ये कितना हो गया आपका? 2 हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर आप इसका हाफ सॉल्व किए हो, ठीक है, तो बाकी का सॉल्व करो क्यों नहीं किया आपने? ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें कौन से बॉल पे फोकस किया है? व्हाइट बॉल पे फोकस किया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे हम इसका मतलब दो ब्लैक बॉल सिलेक्ट कर लिया है, तो टू ब्लैक बॉल का सिलेक्शन क्या होगा आपका? 2c2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अच्छा देखो यहाँ पे 2c0 किया, रीजन क्या था? हमने किसको सिलेक्ट करना है? हमें सिर्फ ब्लैक बॉल को। अच्छा, हमारे पास दो ऑप्शन है, ब्लैक है और दूसरा क्या है? व्हाइट है। तो ब्लैक जो है वो 2c0 हो रहा है और व्हाइट कितना हो रहा है? 2c2। और आपको पता है 2c0 भी वन होता है और 2c2 भी क्या होता है? वन होता है। सो वन इंटू वन एक्चुअली में वन बाय डायरेक्टली 6 ही होने वाला है। इसलिए आप ये लिखो, चाहे आप ये पूरा सॉल्यूशन लिखो, आपका आंसर जो है वो क्या आएगा? 1/6 ही आएगा। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे में है वन बॉल, पर हमें फोकस किस पे करना है? व्हाइट पे फोकस करना है। तो अगर हमें व्हाइट पे फोकस करना है, व्हाइट कहां गया? हाँ ये रहा, वो गलत जगह हो गया। अच्छा, ये साफ नहीं होगा। चलो अच्छा, व्हाइट पे फोकस करना है, तो यहाँ पे व्हाइट पे फोकस करना है। हाँ हाँ, तो वन व्हाइट है और वन ब्लैक है, तो हमारे पास दोनों दो दो बॉल है, तो 2c1 इंटू 2c1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 4c2। सो 2c1 इंटू 2c1 कितना हो जाएगा? 4, तो ये 4/6 हो गया। अब उसके बाद थर्ड केस में जो है वो दो बॉल है, तो व्हाइट का कितना है? 0। तो यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन बनेगा 2c0 डिवाइडेड बाय 4c2 मल्टीप्लाई बाय 2c2 डिवाइडेड बाय 4c2। तो अगेन आपका जो सॉल्यूशन आएगा ये कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1। रुक जाओ, फिर आने पर ऐसा हुआ है। पर ये मारा ना। अब देखो 2c2, ये वापस मैं लिख देता हूं यहाँ पे साइड में, 2c0
2C0 इंटू 2C2। इसका भी आंसर 1 होता है और इसका भी आंसर क्या होता है 1 होता है। इसका मतलब आपका फाइनल आंसर भी जो आएगा वो कितना आएगा 1/6। क्लियर है इतना। अब वापस समझो इस बात को, याद रखना है कि जब आप इस तरीके से सॉल्यूशन करोगे, मतलब किस तरीके से, आप यहाँ पे साइड में ब्लैक लिखो, यहाँ पे व्हाइट लिखो, और याद रखना है आपको सिलेक्शन कितने का बॉल का करना है, 2 का, और आपको फोकस व्हाइट पे करना है, तो पहले व्हाइट का पूरा लिखो। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। अगर ये 0 हुआ तो ये कितना होगा 2, अगर ये 1 हुआ तो कितना होगा 1, ये 2 हुआ तो कितना होगा 0। क्लियर है। प्रायोरिटी इसी को देना है। अब इसको देके प्रेजेंटेशन करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। तो इस तरीके से लिखने के बाद आप प्रेजेंटेशन करोगे तो आपका मिस्टेक नहीं होगा। क्लियर है इतना। अब उसके बाद आपको टेबल भी प्रिपेयर करना है। रीजन क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला है, अगर आप टेबल प्रिपेयर नहीं करते तो इसका भी बहाना करके वो मार्क्स आपके कट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन एंड वेरिएंस। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन एंड वेरिएंस। तो मीन और वेरिएंस फाइंड करना, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आपको सिर्फ क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो पहले इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आंसर आएगा, फिर जो भी आंसर आएगा वापस इसका मल्टीप्लिकेशन करो तो ये आंसर आएगा। बस आपको फिर क्या करना है, वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करना है। तो फॉर्मूलाज क्या है, तो पहला मीन का फॉर्मूला तो यही है, सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, यानी इनका ऐड कर देना है। और आपका जो वेरिएंस का फॉर्मूला है वो क्या है, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो ये जो एक्स स्क्वायर है वो कहां से आएगा, वो ये इसका टोटल करने पर आएगा, और ये ई एक्स स्क्वायर कहां से आएगा, ये वैल्यू को रखने पर आएगा। क्लियर है इतना। तो ये आप खुद से एक बार सॉल्व कर लेना। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 38। सो 38 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका पेज नंबर 85 पे। ये वाला क्वेश्चन है, द पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स आर n is equal to 4 and p is equal to 1/3. State the probability distribution x in a tabular form and hence find the value of p x less than 2. अच्छा, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, इसमें तो वैसे क्वेश्चन में क्लियरली बोल ही दिया टेबुलर फॉर्म में, पर हमें नहीं बोलता तो भी हम लिख ही रहे हैं, पर हमें यहाँ पे बोला है x less than 2 फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, x is equal to n4 है और p की वैल्यू हमें मेंशन किया हुआ। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो सुनना। n की वैल्यू 4 है, p की वैल्यू 1/3 है, तो q की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2/3। अब x लेस देन इक्वल टू 2 बोला है, तो लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या, 2 और उससे कम। तो 2 और उससे कम का मतलब क्या होगा, 0 1 एंड 2। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो फॉर्मूला आपको पता ही, NCX इंटू पी ऑफ एक्स। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना। क्यों कर लेना है, क्योंकि इसमें से वैल्यूज को आपको क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। जो वैल्यूज पुट करना तो ज्यादा इशू नहीं होगा। पहले x की वैल्यू 0 रखना है, फिर x की वैल्यू 1 रखना है, फिर x की वैल्यू को क्या रखना है 2 रखना है, और लास्ट में तीनों को प्लस कर देना है। क्लियर हुआ इतना। अच्छा, बस इतना ही करोगे आपका आंसर आ गया है। क्लियर है इतना। चलो फिलहाल आगे चलते हैं। तो अगला है आपका 24 का पेपर। 24 के पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन था डिफाइन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जो आपका प्रीवियस पेपर में मैंने अभी समझाया। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 36 है, तो जो 36 नंबर है वो क्वेश्चन क्या था, फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ये यहां पे मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, अभी इसका क्वेश्चन मेरे बुक में जो है वो है नहीं, तो मैं डायरेक्टली आपको यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सक्सेस है यहां पे लिखा भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसको लिखना कैसे है। तो सक्सेस का मतलब क्या होता है P, अब बोला है डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, फेलियर का मतलब क्या होता है Q, पर उसका क्या है ये डबल है, तो ये क्या हो जाएगा 2Q। सो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2Q हो जाएगा। तो फर्स्ट आपको मिल गया है। अब आपको पता है कि P प्लस Q इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो सो P प्लस Q इज इक्वल टू 1 हो गया, और P की वैल्यू क्या है 2Q, जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है। तो 2Q प्लस Q इज इक्वल टू 1, सो 3Q इज इक्वल टू 1। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। अब हमें दोनों वैल्यूज मिल गई हैं, मतलब Q मिल गया तो P भी मिल जाएगा 2/3। अब उसके बाद हमें पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द वेरिएंस। अच्छा, इसमें थोड़ा इजी है। क्यों इजी है, इसका वेरिएंस जो होता है वो क्या हो जाता है NP/Q। याद रखना है कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसका वेरिएंस का फॉर्मूला अलग है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अलग है। इसमें NP/Q फाइंड आउट करना, बस NP/Q की वैल्यू को हमें पुट कर देना है। क्लियर हुआ इतना। n की वैल्यू 4 है, बुक में दिया ही है, p की वैल्यू 2/3 है और q की वैल्यू 1/3, बस वैल्यू को पुट करके खत्म करना। क्लियर हुआ इतना। फिलहाल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने अभी कुछ देर पहले ही सॉल्व किया था। ये वाला ही क्वेश्चन है जो हमने कुछ देर पहले सॉल्व किया था, 97 पेज नंबर पे जो था।
हाँ, यही वाला क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज एज फॉलोज, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 212। और बस फर्क क्या है, इस वाले एग्जाम में ये भी पूछा है, ये ज्यादा मार्क्स का 4 मार्क्स में पूछा गया, तो ये भी आपको पूछ लिया है। 4 मार्क्स में नहीं है, सॉरी, है तो 3 ही मार्क्स में, पर ये भी आपको पूछा हुआ है। p ऑफ 2 इज इक्वल टू 3p माइनस 2। तो अब इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, p ऑफ 2 की वैल्यू को रखना है, फिर 3 इंटू p माइनस 2 की वैल्यू को रखना है। तो p माइनस 2 और p ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट करके बस हमें वैल्यू को पुट कर देना है और चेक कर लेना है कि दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं है। देखो ये वैल्यू बस पुट करके चेक कर लेना है। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग हर साल ही पूछा गया है, और यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 जो है वो क्या होता है, फिनिश होता है। क्लियर है इतना? तो इतने ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ध्यान से और अच्छे से कर लेना। जो थियरीज मैंने बोला है वो रिपीट कर लेना, मतलब रिवाइज कर लेना अच्छे से। प्रैक्टिकल क्वेश्चन से एक बार बस अच्छे से देख लेना, आपका काम लगभग हो जाएगा। बाकी चैप्टर नंबर 2 में कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो आई होप कि ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे, अब कोई डाउट इसमें नहीं होगा। डाउट होता भी है तो एक बार आप एक बार रिवाइज करो, क्योंकि अभी बोलोगे कि सर वापस बना पढ़ा दो, वापस बता दो, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको खुद से करके एग्जाम में आपको जाके लिखना है, मुझे नहीं लिखना है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। क्लियर है इतना? तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।